यादव संवाददाता हमारे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी प्रयागराज से हैं, रविकांत भी हमारे साथ सीधा सीएम आवास से जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव यूपी एसटीएफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रविकांत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, शनिवार रात को हुई इस हत्या के बाद में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज का दिन भी समीक्षा बैठक के लिए रिजर्व रखा गया है, क्या कुछ जानकारी अब तक पहुंच पा रही है? देखिए बरखा, इस वक्त मैं सीएम आवास के बाहर हूं, यहां की तस्वीरें आपको दिखाता हूं और जो अधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आएंगे वो मुख्यमंत्री को ब्रीफ भी करेंगे। आज तीसरा दिन है जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही हैं। सभी जो पब्लिक प्रोग्राम हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले की गंभीरता को समझते हैं, इसीलिए जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे वो हर घंटे अपडेट ले रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे प्रदेश में किस तरीके से है और कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न ले और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एज इट इज मेंटेन रहे, ये प्रायोरिटी है सरकार की। इसीलिए मुख्यमंत्री जो है वो अपने आवास पर मौजूद हैं और ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल जो कार्यक्रम है, निकाय के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी चाहे वो सीएम की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम, कोई भी कुछ भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रहा है। अभी पूरा का पूरा सरकार का फोकस है कि प्रयागराज में जो बड़ी वारदात हुई उसके पीछे कौन लोग हैं, ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ और ऑपोजिशन जो सरकार को लगातार ब्लेम कर रहा है कि उसमें इनका हाथ हो सकता है, इन तमाम चीजों पर किस तरीके से सामंजस्य बिठाकर संतुलन कायम किया जा सके और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को रविकांत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। तमाम हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक अतीक और अशरफ की हत्या के बाद इस मामले से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स क्या हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं, क्योंकि घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स की उन पर नजर है और पहला बड़ा अपडेट यह है कि हत्याकांड से जुड़ा है गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि 3 हमलावरों में एक हमलावर था शूटर सनी सिंह और इस सनी सिंह का नाम आ गया है सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन की बात आ गई है। सुंदर भाटी गैंग से के साथ काम कर चुका है। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो है वो यहाँ पर दायर कर दी गई है। इसके अलावा कौन सी चौथी बड़ी बात है वो ये है कि अशरफ का 28 मार्च का एक बयान जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अशरफ ने इस बयान में अपने हमले की आशंका जताई थी अपने ऊपर। कहा था कि एक बड़े अधिकारी ने धमकी दी है कि 2 हफ्ते में काम तमाम हो जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टर से पूछा कि भाई वो अधिकारी कौन है, उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो लिफाफा, सील बंद लिफाफा, उसमें उसका नाम, किसकी साजिश, ये सब कुछ चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाएगा। और देखिए, पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सामने आई है, जिसमें पता चलता है कि अतीक अहमद को 8 गोलियां लगी थी और अशरफ को 5 गोलियां लगती हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया। अतीक और अशरफ के जनाजे में शाइस्ता लेकिन कल नहीं पहुंची थी। कई महिलाएं जो है बुर्का पहनकर जब वहां पहुंचती तो देखा जाता है, पूछा जाता है, लेकिन शाइस्ता उनमें नहीं थी। और जनाजे में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे जरूर शामिल हुए, लेकिन 2 जो जेल में है वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो ये 10 बड़े अपडेट हमने आपको बताए, लेकिन एक किरदार जिस पर नजर फिलहाल सबसे ज्यादा, और ये कयास थे कि पहले असद के जनाजे में शायद वो शामिल हो, वहां पर भी नहीं पहुंची। बिल्कुल ठीक आपने समझा, शाइस्ता परवीन की बातचीत हो रही है। पहले अपने बेटे के जनाजे में नहीं और अब ये लग रहा था कि जब पति भी इस दुनिया में नहीं तो शायद तब पहुंच जाए, लेकिन शाइस्ता परवीन तब भी नहीं पहुंची। अब खबर ये आ गई है कि किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकती है शाइस्ता। कई जिलों में हाई अलर्ट पर पुलिस की टीमें रखी गई हैं और लगातार पुलिस ट्रेस कर रही है शाइस्ता को। शाइस्ता का पकड़ा जाना इसलिए भी जरूरी क्योंकि उमेश पाल शूटआउट केस, उसमें इसने सिम, फंड और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाए थे उन शूटर्स को, इसलिए उमेश पाल शूटआउट केस में भी शाइस्ता परवीन एक अहम किरदार है। कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, पुलिस तलाश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है शाइस्ता को लेकर कि क्या आने वाले कुछ समय में यह बड़ी खबर आ सकती है कि शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अब तेज यहाँ पर जो तलाश है वो यहाँ पर शाइस्ता परवीन की कर दी गई और शाइस्ता परवीन जो है पुलिस के रडार पर है। घबरा क्यों रही है और अब तक क्यों सामने नहीं आई है, आपको बता देते। देखिए, उमेश पाल की हत्या के बाद से वो लगातार यहाँ पर फरार चल रही है। 24 फरवरी 2023 से कहीं पर उसको देखा ही नहीं गया था। शाइस्ता ने दरअसल हत्याकांड की पूरी साजिश जो है वो रची थी। बेटे असद को शाइस्ता ने पैसे भेजे थे। शाइस्ता ने फंड और लॉजिस्टिक, जैसा हमने पहले कहा कि ये सपोर्ट मुहैया करवाया था। शाइस्ता और उसके भाई ने
पैसों का इंतजाम किया था। बेटे असद के जनाजे में भी शाइस्ता नहीं पहुंची थी। उस दिन भी यह कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है शाइस्ता बुर्के की आड़ लेकर पहुंच जाए। पति अतीक के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई, उस दौरान भी नहीं पहुंची। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम पहले से ही पुलिस ने घोषित कर रखा है और पुलिस उसकी अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही है शाइस्ता परवीन की। मनीष और विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनके अलावा रविकांत भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मनीष, लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि शाइस्ता परवीन शायद अपने बेटे के जनाजे में आ जाए, तब भी नहीं पहुंची। कल भी इस बात को लेकर कयास थे कि हो सकता है कि सरेंडर कर दे, पुलिस के सामने आ जाए। अतीक अशरफ को जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तब भी नहीं पहुंची। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन है कहां? देखिए बिल्कुल राकेश, यूपी एसटीएफ यूपी पुलिस की नज़र शाइस्ता परवीन के उन ठिकानों पर है जो या तो अतीक के जो नज़दीकी लोग हैं वहां पर, कौसाम्बी से लेकर प्रयागराज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर जगह जो टारगेट बचे हुए हैं उसमें शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, ये 4 लोग हैं। शाइस्ता परवीन चूंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के आरोपी हैं, बाकी 3 शूटर्स हैं, उनकी तलाश भी यूपी एसटीएफ कर रही है। जब असद की बॉडी क्लेम करने उनके फैमिली मेंबर्स पहुंचे थे तो चर्चा इस बात की थी कि बॉडी को क्लेम करके परिवारजन अकेले अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले कि हो सकता है शाइस्ता परवीन अपने बेटे का आखिरी दीदार करने बीच रास्ते में पहुंच जाए। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बल के साथ उस बॉडी को रवाना किया गया। सुपुर्दे खाक में भी शाइस्ता परवीन की तलाश होती रही, ड्रोन से निगरानी की गई थी, कुछ संदिग्ध महिलाओं को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। कल उम्मीद की जा रही थी और कल जैसी खबर आई कि संडे को कहीं किसी जिले में शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, लेकिन देर रात तक ऐसा कोई इनपुट नहीं आया, ऐसी कोई खबर नहीं आई। सुपुर्दे खाक की जो प्रोसेस चल रही थी उसमें भी पुलिस की नजर शाइस्ता परवीन को खोज रही थी, लेकिन शाइस्ता परवीन कल भी नहीं पहुंची। ऐसे में अब धरपकड़ अभियान और तेज होगा क्योंकि अभी भी चुनौती बरकरार है, क्योंकि 3 शूटर्स फरार हैं और शाइस्ता परवीन जो कि गद्दी संभालती थी अतीक की नामौजूदगी में, उसकी भी जोर शोर से तलाश तेज हो गई है, और तेज की गई है। मनीष, विनोद, हम आपके पास भी आएंगे। इसी बीच में देखिए गुड्डू मुस्लिम का भी जिक्र हो रहा है क्योंकि उसकी भी तलाश जो है वो तेजी से की जा रही, कई राज्यों में उसकी तलाश पुलिस कर रही है। नासिक से दरअसल गुड्डू मुस्लिम का करीबी पकड़ा गया था। यूपी एसटीएफ की ओर से गुड्डू को लेकर सवाल उस दौरान उससे किए गए। गुड्डू के कई करीबी यूपी एसटीएफ की रडार पर अभी फिलहाल बने हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है गुड्डू मुस्लिम। और आपको याद होगा अशरफ के जो आखिरी शब्द क्या थे जिस वक्त ये शूट आउट हुआ था? उस वक्त अशरफ कुछ गुड्डू मुस्लिम के बारे में चर्चा करने जा रहा था और सिर्फ उसके मुंह से इतना निकला था कि मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसी दौरान फायर ओपन हो गए थे, शूट आउट शुरू हो चुका था। 3 हमलावरों ने घेर कर अतीक अशरफ पर गोलियां बरसा दी थी। अब सवाल यह उठता है गौरव कि अशरफ क्या गुड्डू बमबाज को लेकर कोई बड़ी जानकारी देने वाला था? सवाल यह भी उठता है कि गुड्डू मुस्लिम इस वक्त है कहां? एसटीएफ के हवाले से कोई जानकारी, क्योंकि कई बार इधर भी पिछले कुछ दिनों में खबरें आई हैं कि गुड्डू मुस्लिम को ट्रेस किया जा चुका है, घेरा जा चुका है। बिल्कुल, देखिए गुड्डू मुस्लिम को लेकर यूपी एसटीएफ जो है वो लगातार जो है वो एक्टिव है। दरअसल लगातार चूंकि लोकेशन जो है वो गुड्डू मुस्लिम बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम जिसकी खासियत यह है कि वो बम बनाने और बम चलाने में एक्सपर्ट माना जाता है, और हमने देखा था कि जब इलाहाबाद का जो शूट आउट कांड हुआ उसमें सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम जिस सक्रियता से उस हत्याकांड में शामिल था, उसके बाद से लगातार जो है यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की टीमें उसको तलाश रही है। अलग अलग जिले और जो उसके हाइडआउट्स हैं उसके बारे में एसटीएफ को जानकारी मिली है, लेकिन लगातार जो है फील्डिंग लगाकर उसको नैप करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि उसका जो अंत हो वो असद और गुलाम की ही तरह हो, जो कि शूटर था, और असद जो कि अतीक का बेटा था। लेकिन फिलहाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर जो पूरी खोज है वो एसटीएफ की जारी है। एसटीएफ के सूत्रों का कहना है कि चूंकि गुड्डू मुस्लिम जैसा बमबाज जो कि अतीक के नेटवर्क में लंबे समय से था, वो तमाम शार्प शूटर्स और उनके तमाम फाइनेंसर्स के नेटवर्क को जानता है। यही वजह है कि उसको छुपाने में कई लोग लगातार मदद कर रहे हैं, और ऐसे में गुड्डू मुस्लिम को खोजने के लिए मशक्कत जरूर हो रही है। लेकिन यूपी एसटीएफ का साफ कहना है कि जल्द गुड्डू मुस्लिम या तो सलाखों के पीछे होगा या फिर उसका अंत जो है वो एक चीज और जिस पर मैं चाहूंगा जरूर आप अपनी बात रखें, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम एक ऐसा किरदार जिसके अलग अलग माफिया गिरोहों से संपर्क थे। श्री प्रकाश शुक्ला के लिए काम कर चुका था। इसके अलावा यह भी बड़ी बात है
जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि चलती बाइक पर बैठकर वो बम बांधने और बम फेंक देने में माहिर है। उमेश पाल शूटआउट केस में इसकी तस्वीरें सामने आई थी जब ये बम फेंकता दिखाई दिया था। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड में हमने देखा था कि जो मेन हत्या हुई थी उसमें गोली तो चलाई गई थी, लेकिन बम चलाकर जिस तरीके से दहशत का माहौल किया गया और उन बमों ने सीधा जो है वो न सिर्फ उमेश पाल बल्कि उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिस कर्मियों को भी हिट किया था। यही वजह है कि ये बात माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये गुड्डू मुस्लिम और असद ये सारे लोग मिलकर अतीक के काफिले पर भी एक वक्त जो है संभवतः अटैक करने की बात कर रहे थे ताकि सुरक्षा कारणों से यहाँ पर की जा रही थी। बिल्कुल गौरव, एक और बड़ी खबर इसी बीच में जो आ रही है हमें उसका रुख करना है। वापस आपके पास लौटेंगे। तीनों हत्यारों के कनेक्शन जो है वो अभी फिलहाल पुलिस की ओर से खंगाले जा रहे हैं। दरअसल शूटर सनी सिंह का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है। लवलेश और अरुण का आपराधिक इतिहास यहाँ पर रहा है और तीनों हथियारों के बॉस की तलाश फिलहाल पुलिस की ओर से यहाँ पर की जा रही है कि आखिर इन तीनों का आका कौन था। हमारे सारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इसी बीच में हम आपको बता रहे हैं। तीनों हत्यारों के बॉस की तलाश जो है वो फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है और कई सारे बड़े सवाल हैं इन तीनों के अलावा। जिस बॉस की चर्चा अब बरखा कर रही है, जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 2 अज्ञात के भी नाम है। तो क्या वो 2 अज्ञात मास्टरमाइंड थे? मास्टरमाइंड कौन है? तीनों शूटर्स में कनेक्शन नहीं, यानी ये यूपी में अलग अलग जगहों से थे। तो सवाल तो ये उठता है कि ये फिर एक साथ कैसे आ गए? इन्हें एक सूत्र में पिरोने वाला कौन है? क्या वो मास्टरमाइंड है या फिर वो 2 अज्ञात लोग जिनका जिक्र है एफआईआर में? बिल्कुल, और देखिए क्योंकि ये पत्रकार बनकर मौके पर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन मर्डर का प्लान कब तैयार कर लिया, किसने वक्त से रेकी यहाँ पर की जा रही थी? जो जुर्म की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे, जो इनकी ओर से कहा गया था कि हमने इस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए। विनोद, आपका रुख करना चाहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, तीनों अलग अलग जगह से प्रयागराज पहुंच जाते हैं, इस घटना को अंजाम दे देते हैं। वाकई में कोई इनका आका रहा, मास्टरमाइंड कौन रहा? ये बहुत बड़ी ऐसी परत है जो खुलनी बहुत जल्द बेहद जरूरी। हाँ, देखिए बिल्कुल अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें पुलिस ने जो फाइंडिंग्स की है उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि ये तीनों जो शूटर्स हैं इनके पीछे भी कोई न कोई चेहरा जरूर होगा जिसने इस पूरे शूटआउट को प्लान किया होगा। वो मास्टरमाइंड कौन है इसकी तलाश की जा रही है। कल तीनों को जो है वो जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि आज पुलिस इनको रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल करेगी और इनको रिमांड पर लेकर एक बार फिर पूछताछ का दौर जो है वो शुरू होगा ताकि ये जाना जाए कि आखिर इनके पीछे वो चेहरा कौन है जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, जिसको इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया था। पुलिस का मानना है कि जिस तरीके से ये तीनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, मोटिव इनका भी अलग अलग बताया जा रहा है। तो अगर अलग अलग मोटिव है और अलग अलग इलाकों में रहते हैं तो इनको सबको एक साथ लाने वाला शख्स कौन है और कैसे इस हत्या को प्लान किया गया। दूसरा जो सवाल उठ रहा है, नाम कमाना ही मकसद था या फिर इन सारी बातों के पीछे मंशा वाकई में कुछ और छिपी हुई थी? नहीं, और ये भी मसला सवाल ये उठता है बरखा की, अगर नाम कमाना मकसद था और अगर जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते थे तो इतनी आसानी से सरेंडर क्यों कर दिया? सवाल ये भी उठता है कि फिर धार्मिक नारे क्यों लगाए? क्या वो सियासी तौर पर हथकंडा से कहीं और से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा था, कहीं और से उन्हें कमांड मिल रहा था? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। इस बड़ी खबर और इन तमाम बड़े खुलासों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।